हेलो एरियन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम आपकी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम आपके पटवारी, आबकारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी और बैंक सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और उसका वेटेज क्या होता है? कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन का इसका वेटेज होता है। ठीक है। अब वो बस एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा भाई। किसी एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इन चीज का ध्यान रखना है। तो नंबर सिस्टम का हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक के बाद जितने भी उसमें बेसिक होता है, बेसिक के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पटवारी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास चल रही है आपकी पटवारी का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे टच करेंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा सा और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन न करने की जरूरत पड़े। ठीक है। कम टाइम में आपका सटीक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। और ये क्या हो जाएगा आपका? आभासी संख्या हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में आप समझ लेना। उसके बाद जो आभासी संख्या है यानी इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में क्या है? रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। रियल नंबर क्या होता है आपका? 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी होगी भाई? 2 कैटेगरी हो गई आपकी कौन सी? पहली वाली होगी आपका क्या? कंप्लीट नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर। पहला क्या हो गया? रैशनल नंबर। और दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल में ध्यान समझना है। रैशनल होता है क्या है? रैशनल यानी होता है हिंदी में परिमेय संख्या। और इरेशनल यानी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपके दिमाग में आएगा भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसे हम √3 की बात करें, √3 सॉल्व होगा तो पॉइंट में आएगी वैल्यू। और पॉइंट में ऐसी वैल्यू आएगी जो क्या होगा? इन्फिनिटी तक रिपीट होते हुए चलेगी। जैसे √5 की वैल्यू जो सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। और क्या होगा? वो एक पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा और क्या है? कंटिन्यूस चलते जाएगा। ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, ये भी ये भी क्या होता है? रिपीट नहीं होता, एक पैटर्न भी फॉलो नहीं करता। तो इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अब रैशनल की बात करेंगे। रैशनल में क्या होता है? तो रैशनल में होता है जैसे पहले तो होता है इंटीजर यानी पूर्णांक। जैसे हो गया आपका 5, 4, या फिर पॉइंट की वैल्यू हो गई 3.7 हो गई है ना। 3.7 को कैसे लिख सकते हैं हम? तो 37/10 हो गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हो गया क्लियर? आगे और क्या हो सकता है भाई? इसमें माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, -4, -3 हो सकती है। ठीक है। ये क्या होता है? ये आप पी अपन क्यू के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे? रैशनल। ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिवाइड करेंगे रैशनल को। ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्या? रैशनल नंबर। क्या देखते हैं? रैशनल नंबर देखते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या देख रहे हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। तो देखो ध्यान से, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में देखना है भाई। परिमेय संख्या में क्या होता है? पहला तो होता है इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है, कंप्लीट होता है ना। और एक होता है क्या? फ्रैक्शन। एक तो हो गया कंप्लीट वाले आ जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। कंप्लीट और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है। अब फ्रैक्शन में देखना है कंप्लीट। कंप्लीट में कौन कौन से होंगे भाई? जो भी बताया था 3, 4, 5, -3, -4। ठीक है, ये होंगे। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका? 3.5 हो जाएगा। जैसे 33.33 होता है ना। ये भी रिपीट, ये भी क्या इन्फिनिटी तक चलता है, मगर ये क्या है? पैटर्न फॉलो करता है। इसे हम क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। इसे क्या लिखेंगे? 35/10 यानी कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? फ्रैक्शन में हो जाएंगे। ठीक। अब ये कंप्लीट नंबर की भी कैटेगरी होगी। अब कंप्लीट नंबर की कैटेगरी देख लेते हैं हम। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर है ये, है ना। इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं इसके कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपका 2।
ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। इसकी बात करेंगे, ये होता है -1, ठीक है, ये होता है -2, ये होता है -3 और ये होता है -4, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखना है। अब आगे क्या है भाई, अगर हम एक से लेंगे, एक से इन्फिनिटी तक नंबर लेंगे तो ये क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका? प्राकृत संख्या। क्या होता है ये? प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। अगर जीरो से लेंगे, जीरो से इन्फिनिटी तक लेंगे, ये आएंगे आपके होल नंबर। क्या होता है आपके? होल नंबर। होल नंबर यानी क्या होता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या। ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए, ऋणात्मक संख्या हो गई है। अगली बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद और क्या कैटेगरी होती है? और होती है इसमें इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका? ऑड नंबर, यानी कि ये इवन नंबर यानी हो गया सम, और ऑड यानी क्या हो गया आपका? विषम हो गया, ठीक है। इवन हो गया, ऑड हो गया। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। हाँ, उसके बाद क्या होता है? कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। उसके बाद क्या होता है आपका? ट्विन प्राइम होता है। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो, इवन नंबर कौन से होते हैं? तो जो दो से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर। और जो दो से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो ऑड नंबर होंगे, यानी विषम संख्या होगी, है ना। जो डिविजिबल बाय टू यानी हो जाएगा सम संख्या हो जाएगी, जो दो से मल्टीपल या दो से डिवाइड होंगे, ठीक है। और जो दो का मल्टीपल होगा वही क्या होगा? वही आपके दो से डिवाइड होंगे, मतलब दो का मल्टीपल होगा, वही आपका दो का मल्टीपल होगा। विषम संख्या क्या होगी? जैसे एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, तो दो से डिविजिबल नहीं होते, तो ये क्या होती है? आपकी विषम संख्या होती है। अब प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ओनली टू फैक्टर। कितने होते हैं? ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर वाले कैसे भाई? जैसे मान लो दो है, दो के दो फैक्टर है, एक तो एक से डिवाइड होगा, एक तो दो से होगा। तीन है, इसके भी दो फैक्टर है, एक तो एक से होगा, तीन से होगा, ठीक है। मगर चार प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके तीन फैक्टर है, एक हो गया, दो से होगा और चार से होगा, तीन फैक्टर हो गए, तो ये होता है भाज्य संख्या, है ना। तो जिसके प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं? ओनली दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर हम कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। भाज्य की बात करेंगे तो जिसके क्या होंगे? मोर देन टू फैक्टर। मोर देन क्या हो जाएगा? टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, जैसे चार हो गया, छह हो गया, इसके क्या हो गया? अगर दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो सब किस में काउंट होगा? वो सब किस में होगा? भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या में काउंट होगा। अब ट्विन प्राइम की बात करें, ट्विन प्राइम ऐसे होते हैं कि जो प्राइम नंबर तो है, बट उनमें जो डिफरेंस होता है, गेप कितने का होता है? दो का। जैसे तीन और पांच, ये ट्विन प्राइम नंबर है। पांच और सात, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम चलेंगे आगे। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे का कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम। आगे का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे आपसे बोलता है कि 0.32 पर बार, ठीक है, 0.32 पर बार, मतलब जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो देखो, बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 32, 32 और 32, ये क्या हो रहा है? इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी वैल्यू पर बार लगाते हैं उसका मतलब यही है कि वो क्या होता है? वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और जब भी वैल्यू रिपीट होती है यानी उस पर क्या लगाते हैं? बार। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो ध्यान रखना है, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके लिए हमेशा अपॉन में क्या आ जाता है? 9 आता है। क्या आता है? 9। अब देखो, जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है। 32 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। रिपीट कौन कौन से नंबर हो रहे हैं? 32, 32, है ना। अगर रिपीट नहीं होता है तो उसके लिए जीरो आता है, रिपीट होता है तो उसके लिए क्या आता है? 9। अब कितने नंबर है? एक और दो, दो नंबर है तो नौ भी कितने आ जाएंगे? दो नौ आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 32/99 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, ठीक है। इस तीनों पे क्या हो गया? बार हो गया है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो एज इट इज लिख लो, 3, 2, 1 लिख लिया, ठीक है। अब बार है मतलब अपॉन में 9 आएगा। कितने नंबर है? तीन है, तो कितने 9 आ जाएंगे? 3 9 आ जाएंगे इसके अपॉन में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अब मान लो कि कोई संख्या है जिसमें दो संख्या है मगर एक पे बार है एक पे बार नहीं है, ठीक है। एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है? ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर एज इट इज लिख लेना। नंबर क्या हो जाएगा? 52। जो रिपीट नहीं होगा, क्या बोला मैंने? जो रिपीट नहीं होगा उसको उस नंबर से कर देना है माइनस। क्या रिपीट नहीं हो रहा? 5, 5 को कर देंगे माइनस, ठीक है। अब
2 पे बार है, और बार है तो क्या आएगा उसके लिए 9 आएगा। मगर 5 पे बार है क्या, नहीं है, मगर ये भी क्या है, पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 आएगा। जैसे हम लिखते हैं ना .2, .2 मतलब कितना होता है, 10 होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 होता है, तो वही 0 आता है उसके लिए, तो वही। तो 5 है, एक संख्या है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना हो जाएगा ये 47/90। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 47/90 होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे ले लिया हमने 0.523 इस पर बार, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो 523 एज इट इज लिख लिया, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 5 कर देंगे, माइनस अपॉन में 1 2 कितना आ जाएगा, 2 9 आ जाएंगे, और इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 518 बट्टे कितना हो जाएगा, 990। ठीक है, ये इसका सॉल्व होगा। अगर वैल्यू, अगर इनमें कुछ कॉमन होगा, कुछ कटेगा, तो उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चेक कर लेते हैं आगे, और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देख लेते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। आगे है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो हेडिंग क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने लिया एग्जांपल 180। ठीक है, अब 180 को ब्रेक करना है, इसके प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखो 180 क्या होता है, 18 क्या होता है, 9 × 2, और ये क्या है 10, 10 यानी क्या होता है, 5 × 2 होता है। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 180। अब देखो दो कितने हैं यहाँ पर, दो है, दो यानी दो पर कितने की पावर हो गई, दो की। ठीक है, उसके बाद 9, 9 में कितने तीन होते हैं, तो 9 में दो तीन होते हैं, तो दो तीन ले लिया। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 में कितने, एक हो गया। अब देखना है, ध्यान से समझना है, जब भी हमें इसके प्राइम फैक्टर की बात होती है कि इसके अब गुणनखंड बताओ भाई, क्या नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ फैक्टर, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, मतलब इसके गुणनखंड कितने हैं। तो जब भी गुणनखंड की बात आती है, ध्यान रखना है कि जो भी गुणनखंड निकले, ये अभाज्य गुणनखंड निकल गए, इसमें जो भी पावर होती है उसमें हम एक प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, कितना है, दो, दो में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तीन। फिर इसमें कितना है, दो, दो में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तीन। इसमें कितने की पावर है, एक की, एक और एक कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, नौ तीन किया नौ, नौ दूनी 18, यानी इसमें टोटल कितने गुणनखंड होंगे 180 के, तो 18 गुणनखंड होंगे। तो सिंपल वाला है कि भाई 180 के कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे, 18 होंगे, यही पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे, आगे अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है भाई। अभाज्य गुणनखंड में सम गुणनखंड पूछ सकता है, विषम गुणनखंड पूछ सकता है, ऑड पूछ सकता है, प्राइम गुणनखंड पूछ सकता है, कंपोजिट पूछ सकता है, तो सारा हम डिस्कस करेंगे इसी में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं इसे साइड में कर देता हूं। चलिए, अब हम देख लेते हैं इवन यानी कि सम गुणनखंड। जब भी सम गुणनखंड की बात होगी तो 180 को 2 से अलग कर दो, तो कितना बचेगा, 90। कितना बचेगा, 90। ठीक है, तो 90 के गुणनखंड कितने होंगे, देखो भाई यहाँ 180 के ये है, इसमें से एक दो कम कर देंगे, एक दो कम कर दिया तो 90 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 पे 1 की पावर इंटू, 2 पे 1 की पावर इंटू, 3 पे 2 की पावर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 5 पे 1 की पावर। बस इसका पावर को एक एक बढ़ाते जाना, एक है तो कितना हो जाएगा, दो, दो है तो कितना हो जाएगा, तीन, और एक है तो कितना हो जाएगा, दो। तो किसके 90 सम गुणनखंड कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो उसके सम गुणनखंड 180 के सम गुणनखंड कितने होंगे, तो 12 होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, जब भी आपसे सम बोला है तो दो को अलग कर दो, चार से विभाजित बोला है, चार को अलग कर दो 180 में से, फिर उसके गुणनखंड निकालो। 6 से बोला है तो 6 को अलग कर लो, उसके गुणनखंड निकालो। इस तरीके से करना होता है। अब मैं बता रहा हूं ऑड वाले, ऑड यानी कि विषम गुणनखंड, क्या है, विषम। तो विषम का देख लो, विषम का हो जाएगा 3 × 2 × विषम का देख लो। तो विषम में हमेशा हमें याद रखना है कि विषम में हमेशा विषम नंबर लेना। अब दो क्या है आपका, सम नंबर है, तो सम नंबर को हमें लेना नहीं है, किसको लेना है, विषम को। तो विषम कौन है, इसमें 3 है और क्या है, 5 है, 3 है और क्या है, 5 है। तो देखो 3 पर 2 की पावर यानी कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे उसमें, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, तो टोटल 6 गुणनखंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 गुणनखंड हो जाएंगे। अगली बात समझ में सभी को, ठीक है, ठीक।
तो विषम वाला क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम प्राइम गुणनखंड। क्या? प्राइम। तो प्राइम का हमेशा ध्यान रखना है, किसी प्राइम नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ओनली प्राइम नंबर लेना पड़ता है। देखो इसमें देखो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है। कितने प्राइम नंबर है? 1, 2 और 3। 2 है प्राइम नंबर, 3 है और 5 है। तो जब भी गुणनखंड तोड़ोगे तो उसमें ये देखना है कि प्राइम नंबर कितने हैं। तो प्राइम नंबर देखा हमने 1, 2, 3, 3 प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे उसे। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 डायरेक्ट। ठीक है। अब आता है कंपोजिट वाले। कंपोजिट यानी भाज्य गुणनखंड, भाज्य है ना, कंपोजिट। तो कंपोजिट कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है टोटल, टोटल में से माइनस करना है प्राइम प्लस वन। प्राइम यानी अभाज्य प्लस वन, तो वो क्या आ जाएंगे आपके? भाज्य, कंपोजिट वाले आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपोजिट। क्या आ जाएंगे? कंपोजिट। तो देखो टोटल कितने थे? टोटल हमने निकाले थे, टोटल हमने कहाँ निकाले थे? चलो निकाल लेते टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे? ये 2 है, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 2, 9 18। कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है। माइनस प्राइम कितने हैं? प्राइम 3 है, 3 प्लस 1 कितने आ जाएंगे? 18 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? 14। अब देखो ध्यान से, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है टोटल तो समझ में आया, प्राइम भी समझ में आया, मगर ये एक कहाँ से आया, है ना? तो एक यहाँ से आया कि भाई जब भी आप टोटल प्राइम नंबर की बात करते हो, टोटल ये इसमें टोटल प्राइम नंबर है, ठीक है, मान लो इसमें प्राइम भी है कंपोजिट भी है। ठीक है। तो देखो प्राइम कितने हैं? 3 है। कंपोजिट हमें क्या करना? टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। मगर जो एक है ना, तो वो प्राइम में काउंट होता है, ना ही वो कंपोजिट में काउंट होता है, तो एक स्पेशल केस है ना? तो इसीलिए ये एक है ना, तो एक को भी माइनस करना पड़ता है। एक कंपोजिट में थोड़ी ना होगा, ना तो कंपोजिट में होगा ना ही प्राइम में होगा। इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पर एक माइनस किया है। ठीक है। तो जब भी आपको कंपोजिट ने भाज्य गुणनखंड बोला तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भाई आप कंपोजिट में से टोटल में से एक प्राइम प्लस वन माइनस करोगे, तो क्या बचेगा? कंपोजिट यानी भाज्य बचेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब आगे कर लेते हैं। ठीक है। तो भाज्य वाला हो गया है, 4 से डिविजिबल बोला है ना, तो क्या करोगे? इसमें से 4 अलग कर लोगे। 4 से 180 को 4 इंटू 4 से डिवाइड करो, 4 चौ 16, 2 बचेगा 25, 45। तो 45 के गुणनखंड निकालना। 6 से डिवाइड बोला तो 6 को अलग कर लेना, जो भी वैल्यू बचेगी उसके गुणनखंड निकाल लेना। आगे बात समझ में? तो आपको इसके गुणनखंड निकालना आ गया होगा। टोटल कैसे निकालना है, इवन कैसे निकालना है, सम, विषम, अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड। ठीक है, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से फटाफट। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर का सम, फैक्टर्स का सम। सम ऑफ फैक्टर, क्या देख लेते हैं? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर। अब देखो ध्यान से समझना है सम ऑफ फैक्टर। जैसे कि 180 है, 180 है, ठीक है। 180 के हमने क्या तोड़ा था? ब्रेक किया था, 9 दूनी 18 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है। तो 2 कितने आए थे? तो 2 पे 2 की पावर। 3 कितने आए थे? 3 पे 2 की पावर। और 5 कितना आया था? 5 पे 1 की पावर। यही था। जब आपसे सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड का योग पूछता है, क्या पूछता है? गुणनखंड का योग, योग पूछता है, तब क्या करेंगे? देखो जितनी की पावर है, देखो सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये हो जाएगा, सम पूछेगा तो 2 पे 0 की पावर से। किस पे? 2 पे 0 की पावर। फिर जहां तक पावर होगी वहां तक हमें लेना है। फिर क्या आ जाएगा? 2 पे 1 की पावर प्लस 2 पे 2 की पावर। ये कब करना पड़ेगा? जब आपको पूछेगा सम, गुणनखंड का योग, है ना, सम ऑफ फैक्टर। उसके बाद 3 का लेना है इंटू 3 का ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में। 3 पे 0 की पावर प्लस 3 पे 1 की पावर प्लस 3 पे 2 की पावर। ठीक है। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 5 पे 0 की पावर प्लस 5 पे 1 की पावर। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 2 पे 0 की पावर। जब भी किसी भी वैल्यू पर 0 की पावर होती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1। तो कितना हो जाएगा? 1, 2 पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इंटू 3 पे 2 की पावर 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 9 प्लस 3 हो जाएगा आपका 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लो, 5 पे 1 की पावर 5 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91 इंटू 6। अब 6 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 546। कितना आ जाएगा? 546 आ जाएगा। ठीक है। तो गुणनखंड का योग आपको समझ में आ गया है कैसे करना है? क्लियर ना?
कर लेंगे गुणनखंड का योग। ठीक, तो गुणनखंड का योग मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो ध्यान देखना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता के नियम, है ना, विभाजिता के नियम। तो देखो ध्यान से देखना है, सबसे पहले टू की पावर वाला देखते हैं। पावर ऑफ टू, टू की पावर वाले देखो, देखो दो पे अगर एक की पावर होगी तो हमें क्या देखना है कि लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट अगर दो से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, दो से डिवाइड होगा। ठीक है, अगली बात समझ में। लास्ट डिजिट अगर दो से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, दो से डिवाइड होगा। अगर दो पे दो की पावर कितना होता है, दो की पावर चार होता है, तो हमें क्या लेना है फिर, दो की पावर है, लास्ट टू डिजिट लेना है। क्या लेना है? लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट अगर चार से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, चार से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आएगा दो पे तीन की पावर। ठीक है, लास्ट लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट अगर आठ से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, पूरा पूरा नंबर क्या होगा, आठ से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आएगा अगर दो पे चार की पावर ले लिया, ठीक है, तो लास्ट फोर डिजिट ऐसे ही करते चलना है। ठीक है, अब देखते हैं पांच की पावर वाला। पावर ऑफ फाइव, पावर ऑफ फाइव। तो अगर पांच पे एक की पावर होगी या तो लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिवाइड बाय फाइव, लास्ट डिजिट डिवाइड बाय फाइव। ठीक है, फाइव या तो फाइव से डिवाइड होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, सिंपल सा है, या तो पांच होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो पांच होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, और पांच पे दो की पावर यानी कितना होता है, पच्चीस। पच्चीस में क्या होगा भाई, लास्ट टू डिजिट या तो पच्चीस का मल्टीपल होना चाहिए लास्ट के टू डिजिट, या फिर क्या होना चाहिए उसमें, डबल जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन क्या है, या तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर उसमें डबल जीरो होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक, अगर हम तीन और नौ की बात करेंगे, तीन और नौ की बात, अगर तीन और नौ में सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर तीन से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, अंकों का योग अगर नौ से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, नौ से डिवाइड होगा। ठीक है, और ठीक इतना ही आपको याद रखना है। बाकी सात नौ और सॉरी सात का जो है आपको डिवाइड करके ही देखना है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो उसके चक्कर में नहीं जाना। ठीक है, इतने आपको पता होना चाहिए मेनली आपकी पटवारी के एग्जाम के लिए। आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई अगर अंकों को दो डिजिट के अंकों को अगर पलट दिया जाए तो उनके अंतर कितना होगा या उनका योग कितना होगा, है ना। ध्यान रखो, जैसे हमने लिया एक नंबर ले लिया 35, ये एन नंबर है। ठीक है, और एन वन यानी इसके अंकों को क्या कर दिया, पलट दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको अंकों को पलटने पर एन प्लस एन वन का योग, है ना, ये एन है और ये एन वन है, इसको एम कर दो, चलो ठीक है, ये एम हो गया, क्या हो गया, एम। तो एन प्लस एम का योग जो भी होगा हमेशा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, है ना। अब डायरेक्ट पता लगाएंगे, और 11 का कौन सा मल्टीपल होगा, अंकों के डिफरेंस। पांच और तीन में कितने का डिफरेंस है, दो का, तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, कितना आएगा, 22 होगा। ठीक है, और इसका जो अंतर होगा, इसका अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, m माइनस एन। अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा, 9 का। और डायरेक्ट कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा, एक तो 9 का मल्टीपल होगा, दूसरी बात इनके अंकों का डिफरेंस लेना है, क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 18, 18 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैंने गलत कर दिया है। 11 में क्या हो जाएगा, इनके अंकों का योग लेना है, क्या लेना है, अंकों का योग। ठीक, तो कितना होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, 5 और 3 8, और यहाँ क्या लेना है, डिफरेंस, तो अंकों का क्या लेना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 18 का, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आएगा, कितना आएगा, 88। ठीक है, ध्यान से समझ लिया। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 72 इंटू ले लिया 72, इसके अंकों को पलट दिया, कितना हो जाएगा, 27। ठीक, अब इनमें अगर अंतर की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस होगा 9 का मल्टीपल। ठीक है, 9 का मल्टीपल कौन सा, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 7 में से 2 गया, कितना आएगा, 5। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 45 का। और इनका जो सम होगा, तो सम क्या होगा, तो सम होगा 11 का मल्टीपल।
इनके अंकों को जोड़ देंगे, 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 99। तो इन दोनों को जोड़ने पर 99 आएगा हमेशा, और इन दोनों को घटाने पर हमेशा कितना आएगा 45 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है आपका, कौन सा वाला, यूनिट डिजिट अंक। यूनिट डिजिट इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक वाला देखो, तो इकाई के अंक वाला जो है यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखना है। 0 1 5 6, ठीक है। इसमें सेम होता है, इस पे हम कितने की भी पावर करें तो इसका क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे 6 पे है, आप 1 2 3 4 5 इसकी पावर करें, हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 और 9 जो है इसकी साइक्लिसिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है। कितनी की होती है, 2 की, 2 की साइक्ली 2 की साइक्लिसिटी होती है। कितने की सिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। 2 की साइक्लिसिटी होती है। अब 2 की साइक्लिसिटी है तो देखो ध्यान से, 2 की साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी मतलब 4 पे 1 की पावर कितना होगा 4, 4 पे 2 की पावर यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक। फिर 4 पे 3 की पावर करोगे तो कितना आएगा 64। तो देखो साइक्लिसिटी फिर 4, फिर 6, फिर 4 6 ऐसे ही चलेगा, है ना। ऐसे ही 9 का भी होता है, ठीक। आगे बात समझ में। तो इसमें हमेशा 2 की साइक्लिसिटी चलती है, 2 की पावर तक होता है। उसके बाद क्या बचा आपका, 3 2 3 बचा, 2 3 7 और 8। इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की, 4 की पावर तक हो जाता है। ये कितनी की पावर तक, 4 की, 4 की पावर के बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा। और ये 2 की पावर तक जाएगा, 2 की पावर के बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी 4 की साइक्लिसिटी हो गई, 4 और 9 की, 2 की, और इनकी 4 की, और इनमें क्या आता है, इकाई का अंक सेम ही आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है सारा कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी वाला। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं डायरेक्ट अब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो सभी परिमेय संख्या क्या होती है, सभी परिमेय संख्या हमने बताया था कि हमने इसे कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है, पहले होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर ये क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर में आया था, और रियल नंबर में क्या आया था, एक तो इरेशनल आया था, एक तो रैशनल आया था। रैशनल यानी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो परिमेय संख्या किस में आ गया, रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो सारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, आपकी रियल नंबर होगी। अगली बात समझ में, ये होगा इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। जिसको नहीं पता तो स्टार्टिंग में जाके देख लो, स्टार्टिंग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 टू 100। तो 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 50, और ये हो गया 100। तो 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, और 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 से 100 की बात करें तो 1 से 100 में जो प्राइम नंबर होंगे वो टोटल होंगे कितने, तो वो 25 होंगे। कितने होंगे, 25, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो वो हो जाएंगे कितने आपके, तो वो 10 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लेते हैं भाई। क्या बोला है कि यदि ए बी विषम संख्या है तो इसमें सम संख्या कौन सी होगी, है ना। देखो हर वीडियो आने के बाद, सॉरी, वीडियो में आपको करना क्या, एक चीज का ध्यान रखना है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है आपको, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या बोला है, यदि ए एंड बी विषम संख्या है तो इसमें सम संख्या कौन सी होगी। तो देखो ए और बी विषम संख्या मान लो भाई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3। देख लो सम संख्या किसमें आता है, देखो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये तो विषम आ रहा है 7, ये भी नहीं होगा। बी में चेक कर लो, बी में कितना होगा, 1 + 3 4 - 1, 1 से कैंसिल हो गया, विषम आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें चेक कर लो, 1 + 3 4, 4 और 1 5, ये भी विषम आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर भी चेक कर लो, 1 + 3 + 2 × 1 × 3, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ गया 10। तो हमें पूछा भी था कि कौन सा, अगर ए और बी विषम संख्या है तो कौन सा ऑप्शन सम संख्या देगा, तो कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर डी देगा। क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। क्या होता है कि जब भी हम दो ऑड को जोड़ते हैं, दो ऑड को जोड़ते हैं, ऑड मतलब विषम विषम को, या फिर दो इवन को जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, या फिर क्या जोड़ते हैं, दो और एक ऑड को और एक इवन को जोड़ते हैं। तो देखो जैसे एक और तीन, जब भी दो ऑड को जोड़ेंगे हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, सम संख्या आ रही है, ठीक है। और जब भी इवन को जोड़ेंगे, जैसे दो और चार को जोड़ दिया, तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, क्या आएगा, इवन। जब दो ऑड को जोड़ेंगे तो भी इवन आता है, दो इवन को जोड़ेंगे दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा, ठीक है। और मान लो एक सम और एक विषम लेते हैं, जैसे एक ले लिया और एक ये ले लिया, तो हमेशा क्या आएगा, आपका विषम संख्या आएगी, क्या आएगी, ऑड नंबर आएगा, यानी विषम संख्या आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दो विषम को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, दो सम को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आएगी, मगर एक सम और एक विषम होगा तब क्या आएगा, तब आपका हमेशा तो आपका हमेशा क्या होगा, तो तब जब एक सम और एक विषम लेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी, ठीक है। चलिए, और ऐसे अगर हम गुणा की बात करेंगे, दो ऑड को गुणा करने पर, दो ऑड को गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे एक इंटू तीन लिया, कितना आएगा, तीन, यानी विषम आ गया, ठीक है। और एक इवन और एक ऑड लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा, क्या आएगा, इवन। जैसे एक ले लिया और एक क्या ले लिया, दो ले लिया, तो कितना हो जाएगा, दो, यानी सम संख्या आ गई दो, ठीक है। अगर आप दो इवन को लेते हैं, क्या लेते हैं, दो इवन को, दो सम संख्या को लेते हैं, दो इंटू चार, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आठ, तो हमेशा क्या आएगा, इवन संख्या आएगी, है ना। ध्यान रखना है कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या आती है, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या आती है, मगर एक सम और एक विषम को जोड़ने पर क्या आती है, विषम संख्या। दो विषम को जोड़ेंगे तो विषम, एक सम और एक विषम क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम, और दो विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दो विषम को जोड़ने पर, दो विषम नहीं है, सॉरी, ये सम है, दो सम को जोड़ने पर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देख रहे हैं। क्या बोला है, ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 38 है। बोला क्या है, x का मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है, x का अधिकतम मान। जब x का मान अधिकतम है मतलब y और z क्या होगी, छोटी होगी, तो इसमें से एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्या होगा, सबसे छोटा, ठीक है। और हमने अभी देखा भाई, अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है, ठीक है। अगर हम दो ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है, क्या आता है, इवन नंबर। अब इसमें तीसरी संख्या भी जोड़ी है, मान लो इसमें मैं इसमें विषम संख्या ही ऐड कर देता हूँ, है ना, क्या जो करता हूँ, विषम संख्या, जैसे एक ले लिया, तीन ले लिया, चार हो गया, मगर एक ही ले लिया, कितना आ जाएगा, पांच। ये तो विषम संख्या है, मगर अगर हमें इवन चाहिए, क्या चाहिए, इवन चाहिए, सम संख्या चाहिए, क्या चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें सम संख्या ही जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सम संख्या। यहाँ सम संख्या दो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, छह आ जाएगा, कितना आ जाएगा, छह। तो ध्यान रखना है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा विषम संख्या होती है, ठीक है। मगर जो इनका योग आ रहा है वो सम आ रहा है, मतलब एक प्राइम नंबर जो होगा वो सम होगा, वो कौन सा होगा, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो सम है वो क्या है, दो है, तो ये तो दो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब x को हमें सबसे बड़ा रखना है, x को क्या रखना है, सबसे बड़ा रखना है, ठीक है। तो दो तो हो गया, 35 हो गया, 35, तो इसको दो तो नहीं दे सकते, 35 और ये 33, ठीक। तो देखो, ठीक है। अब देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें देख लो कि बड़ी संख्या क्या दिख रही है, इसमें 31 दिख रही है। 31 को रख के देख लो कि अगर हम x की वैल्यू 31 रखे, x की वैल्यू 31, z की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई, तो बचेगा कितना, ये हो गया 33 हो गया, 33 और पाँच, कितना आ जाएगा, पाँच। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाँच, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई। तो इसको रखने से हमारा आंसर क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। तो आपको समझना था कि भाई तीन है, इसमें से अगर तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ा है तो उसमें अगर सम संख्या आ रही तो मतलब एक उसमें प्राइम नंबर ऐसा होगा, अभाज्य संख्या ऐसी होगी, जो क्या होगा, सम होगा, वो दो होगा। दो को अलग कर दिया, कितना बचा, तो 37 बचा, और 37 को हमें ऐसी वैल्यू में तोड़ना था जिसमें दोनों विषम हो। तो जैसे हमने तीन को तोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, तीन की जगह पांच रख के देखा, पांच रखा तो ये कितना हो गया, 31 हो गया। पांच, 31, 36, 36 और दो कितना हो जाएगा, 38, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो 31 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे ये वाला बताया था स्टार्टिंग में कि जी 0.56 कितने पे बार है, 0.56 पे, तो 5 6 और जितने पे बार होगा उतने अपॉन में क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कैसे करना है। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए 1427। ठीक है, इसके ऊपर बार है, तो पहले नंबर एज इट इज लिख लो 1427। जो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 1 और 4 को माइनस कर दिया। अब देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उनके लिए क्या आएगा, 9। कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 2, तो कितना आ जाएगा, 2 9। और पॉइंट के बाद कितना है, 4 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1413 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 990। अब चेक कर लो भाई, 6 और 3 9, 9 से कटता है, ये 9 से काट दो इसको, एक बार और 0। 9 से कटेगा एक बार। ठीक है, कितना बचेगा, 5, कट जाएगा। 9 9 5 45 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 157/110। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 157 और कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात समझ में सभी को। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 157/110 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। क्या लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोला है, अगर संख्या जिसमें ए और बी दो अंक है 72 से विभाजित होता है। 72 मतलब क्या होता है, एक तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा और क्या लगेगा, 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के क्या, 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो देखो क्या है आखिरी में, 2 9 और बी है। ठीक है, 8 से डिवाइड किया, 8 या 24, 3 बार कट गया, कितना बचा, तो कितना बचा है, 5 बच गया। अब 5 बचा है और बी के प्लेस पर हम क्या रखें जिससे कट जाए, तो हमें 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 6, क्योंकि 56 बचेगा। 56 कितना हो जाएगा, तो 8 साथ ही 56 होता है 56, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होता है ये पूरा, तो वो क्या होगा, नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो देख लो, बी के प्लेस पर हमने कितना रख दिया, 6 रख दिया। कितना रख दिया, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देख लेंगे जहां भी 9 होगा उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, 5 4 9 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9 कट गया। ठीक है, 9 कट गया, 6 और 2 8, 8 बचा है। अब 9 से डिवाइड करना है तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 के प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा। तो 1 + 2 3, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और आपसे पूछा भी क्या था एग्जामिनर ने, a + b का मान। तो a + b, 1 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोला क्या है, 1000 1080 के 1080 के कितने गुणनखंड है के अंत में क्या आता है, शून्य आता है। अंत में शून्य आता है। ठीक है, अंत में शून्य आता है। अंत में शून्य आता है मतलब 10 का मल्टीपल होगा। क्या हो जाएगा, 108 × 10 का मल्टीपल चाहिए जिसमें शून्य आता है, तो 10 अलग करना पड़ेगा। क्या बताया था, 4 से विभाजित होने वाले, 10 से विभाजित होने वाले, उनको जितने से विभाजित बोला उसको अलग कर लो। तो जिनके लास्ट में शून्य आता है मतलब वही 10 होगा, 10 को अलग कर लेना। क्या कर लेना, 10 को अलग। अब इसके क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइज करना है और टोटल गुणनखंड निकालना है। 108 हो गया, तो 108 को तोड़ लो भाई, 36 × 3 होता है, तो 36 × 3, और 36 क्या होता है, 9 × 4 × 3 हो गया। ठीक है, ये टूट गया। अब अलग अलग कर लो, तो 2 4 मतलब 2 पे 2 की पावर, और 9 तिया 27, 27 मतलब 3 पे 3 की पावर। हो गया, इतना ही था। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज बताना है। तो पावर है 2 की, 2 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। पावर है 3 की, 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। यानी इसके टोटल जो गुणनखंड होंगे 10 से 10 वाले कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे, 12। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है। किसी संख्या के दो अंकों का योग कितना है, 10 है। कितना है, 10।
यदि अंकों को आपस में बदला जाता है तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 18 बढ़ जाता है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जब भी हम अंकों को पलट देते हैं, ठीक है, अंकों को पलट देते हैं तो 18 बढ़ जाता है। मतलब उसका डिफरेंस कितना होगा? तो मान लो एक नंबर है और ये m है, दो नंबर है, इसको पलट दिए तो ये 18 बढ़ जाता है। मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 18। और मैंने बताया था कि जब भी दो नंबर के अंकों को पलट देते तो हमेशा वो किसका मल्टीपल होता है? तो मल्टीपल होता है किसका? 9 का। और 9 में कितना, किससे गुणा करें? 18 जाए 2 से। मतलब उनके अंकों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो हमें ऐसी संख्या देखना है जिनके अंकों का डिफरेंस, अंतर कितना होगा? 2। तो 4 और 6 है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 का अंतर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, कंडीशन क्या बोल रहा है कि अंकों का योग 10 है, मगर अंकों को बदले तो नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है? 18 बढ़ जा रहा है। मतलब पहले छोटी संख्या होगी, पहले छोटी संख्या क्या होगी? 46 होगी। इसके अंकों को बदल दिया, कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तब जाके नंबर ही बढ़ेगा। अगर हम 64 रखेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, बट बोला क्या था कि नंबर 18 बढ़ जाता है। मतलब पहले कम था, बाद में कितना हो गया? ज्यादा हो गया। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे आ गया। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, जब अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 64 घट जाती है। अब पहले क्या होगा? बड़ी संख्या होगी, क्योंकि संख्या घट रही है, मतलब पहले बड़ी संख्या होगी, बाद में क्या होगी? छोटी संख्या होगी, है ना। तो देख लेते भाई, 54 है, 54 मतलब 9 का मल्टीपल होगा। 9 का कौन सा मल्टीपल है? 6। मतलब उनके अंकों के बीच में जो अंतर होगा 6 का होगा। तो 6 और 2 8, इसमें भी 6 का अंतर है। 3 और 7 में से 3 गया 4, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अंकों का अंतर कितना है? 4 है। अब हमें देखना है, पहले बड़ा नंबर रखना है। तो देखो भाई, 28 भी है और 82 भी है। अब कौन सा हो सकता है? तो पहले अगर इन दोनों को पलटेंगे तो ये नंबर आएगा। हमें बोला है कि नंबर कौन सा होगा। तो अब बाद में नंबर घट रहा है, मतलब पहले 82 रखा होगा, नंबर बाद में घट गया 54, यानी कितना आ गया? बाद में 28 आ गया। यही बोला है। तो मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जब नंबर घट रहा है तो पहले बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, और जब नंबर बढ़ रहा है तो पहले छोटा नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंकों को उलटने के क्रम लिखने पर 27 बढ़ जाएगी? है ना, क्या हो जाएगा? 27 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 बढ़ जाएगा। 27 मतलब कि 9 इंटू 3, यानी इनके अंकों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि अगर नंबर बढ़ाना है, नंबर क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, अगर हमें नंबर बढ़ाना है, चलिए देख लीजिए क्या कर रहे थे हम लोग। तो 9 इंटू 3, मतलब जो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 9 इंटू 3 होगा। ठीक है, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 27 है, 9 का मल्टीपल होगा, 3 आया, थर्ड मल्टीपल है, यानी अंकों का जो डिफरेंस होगा, अंकों का अंतर होगा, वो कितना होगा? 3 होगा। अंकों का अंतर 3 वाले कैसे नंबर होते हैं? जो लिखने पर 27 बढ़ जाता है। जैसे 14 ले लिया, ठीक है, इनके अंकों का अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, ऐसे नंबर लेना है जिनका अंतर कितना हो? 3 हो। फिर आगे क्या लेंगे हम? 25 है, 25 में भी 3 का होता है, 3 और 6 36 होगा, 36 में भी 3 का अंतर है, 4 और 5 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? सॉरी, 4 और 5 कहाँ से हो गया? 4 और 7 होगा ना, 3 अंक का चाहिए ना। 4 5 और 8 होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 6 और 9 हो जाएगा। ठीक, अब उसके आगे हम 41 नहीं ले सकते। 41 लेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर कट जाएगा। तो मतलब कितने नंबर होंगे? तो ऐसे नंबर होंगे कितने? 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग के माइंड में होगा 41 भी होगा, मगर 41 से आप अंकों को पलटोगे तो नंबर 27 कम होगा। मगर बोला था क्या क्वेश्चन में कि नंबर अंकों को पलटने पर 27 बढ़ जाना चाहिए, इसलिए हम 41 को नहीं ले सकते। ठीक है, 41 52 63 इसको नहीं लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा? नंबर घट जाएगा। तो टोटल इसमें कितने नंबर होंगे? 6 नंबर होंगे। कितने होंगे? 6 नंबर। ठीक है, अभी बस समझ में सभी को? ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लीजिए क्वेश्चन में कि भाई 1265 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि यह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 12 से पूर्णतः विभाजित, सॉरी 12 से है या 19 29 से है, सॉरी, है ना, 12 से नहीं है, 29 से।
29 विभाजित करना, ये गलत है। 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसमें कितना आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा बोल रहा है। तो कर लो भाई, 29 से डिवाइड कर लो, 29 से 1265 को डिवाइड कर लो, पहले 4 बार डिवाइड कर लो। कितनी बार, 4 बार। 4 9 36, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 116। 116 आ गया, जीरो आ जाएगा एक, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 105। ठीक, उसके बाद कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। सॉरी गलत, 4 बार कर दिया क्या, 3 बार करना था ना। हाँ, 3 दूनी 6, 60 हो गया, 9 3 27 हो गया, तो कितना आ जाएगा 87। 87 आ गया, तो 15 में से 7 गया, कितना आएगा 8, और 9 में से गया, कितना आएगा 18। मतलब 1265 में कितना 18 है, कितना एक्स्ट्रा है, 29 से डिवाइड करने पर 18 एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर हम इस 18 को माइनस कर दे तो पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 29 से 43 बार डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इस नंबर में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो हमें इस नंबर में 18 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 18। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1739 में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 11 से विभाजित करना है। तो देख लो भाई, इसको भी क्या करेंगे हम, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। 11 से डिवाइड कर लो, 1739 है, क्या है 1739। 1739 है, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 11 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, पहले एक बार। ठीक है, कितना बचेगा 6, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा 55। तो 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना आ जाएगा 79। ठीक है, 79 आएगा, 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 77 हो गया। तो माइनस कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, 2 हो गया है, 77 हो गया है। ठीक है, 77, सॉरी सॉरी, एक सेकंड ना, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा ना। ठीक है ठीक है, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और 8, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा 8 बार, तो 88, यानी कितना बचेगा, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक। तो हमें बोला है कि इसमें घटाना नहीं है, हमें बोला है कि कौन सी नंबर छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जिससे क्या हो जाए 11 से विभाजित हो जाए। भाई एक है, इसको हमें 11 से डिवाइड करने के लिए 11 बनाना पड़ेगा, 11 से बनाना पड़ेगा तभी डिवाइड होगा। तो 11 बनाने के लिए एक में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो एक में 10 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 10। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, इकाई का अंक वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो 4 की पावर है और 102 की पावर है। मैंने बताया था कि जब भी 4 पे और 9 की बात होगी, साइक्लिसिटी कितने की चलेगी, 2 की। अगर 4 पे किसकी पावर होती है, विषम की, तो हमेशा आता है 4। और 4 पे हमेशा जब भी सम की पावर होती है तो हमेशा आता है 6, आता है। कितना आता है 6। तो अगर हम 102 की बात करेंगे, 102, तो ये हो जाएगा 4 पे 102 की पावर। तो 4 पे 102 की पावर मतलब सम की पावर है, सम की पावर मतलब क्या आता है 6 आता है, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 पे विषम की पावर 103 की, और विषम की पावर होती है मतलब क्या आता है 4 आता है। तो कितना हो जाएगा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। यानी इसके जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे नहीं बात समझ में, आगे देखिए अब। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आ गया है। हम्म, आगे क्या है आपका, 45 23 से 16 32। 45 23 से 16 32 है, 2 2 4, ठीक है, 3 2 6 1 3 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने देखा 4 वाला, देखो सिंपल है। एक तो 4 में सम की पावर और विषम की। तो 4 में अगर सम की पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा 6। ठीक है, 5 पे 0 1, इधर लिख लेते हैं 0 1 5 6। इसमें कितने के भी पावर कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट जो सेम नंबर होता है क्या होता है, सेम होता है ना।
कितने की पावर कर लो, तो इस पे कितने की पावर करोगे हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो ये 5 हो गया। 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है, और इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है, और जीरो में आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, जीरो में आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें हमेशा आंसर 0 ही आएगा, मतलब इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे नहीं बात समझ में सभी को। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तीन की निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 22, ये नंबर दिया है आपका संख्या, और इसमें अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू होता है, ठीक है, स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, तो देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, ये 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 9000, 9000 हो गया, और इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जातीय मान कितना होगा, 9 ही होगा, 9 ही है, तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, तो इसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8991, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी बात समझ में सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल वाला, क्या आ गया, फैक्टोरियल, तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 × 9 × 8, ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, एक तक। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा चलेगा आपका कहाँ तक, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है भाई, इसको आगे देख लेते हैं, आगे चेक कर लेते हैं, और 73 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 73 फैक्टोरियल, तो हमें 73 फैक्टोरियल प्लस 72 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है किससे, 71 फैक्टोरियल से, और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देख लो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे, 73 × 72 × 71 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस वैसे इसको भी करेंगे 72 × 71 फैक्टोरियल, 71 करना है, 71 फैक्टोरियल, और इसको भी क्या करना है, उसको भी करना है हमें 71 फैक्टोरियल। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 71 फैक्टोरियल से, 71 से 71 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 71 कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके काट देंगे। अब तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 73। अब इसमें 72 आप कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 72 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 73, और यहाँ बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा, और 72 × 74 को जब ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5328 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5328, ठीक है, अगली बात समझ में सभी को। अब कर लेंगे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वॉट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 80, ये बोला है 3 की अधिकतम कितनी घात 80 को पूर्ण विभाजित करती है, तो देखो 3 की घात प्राइम नंबर है ना, तो यानी कि 80 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे वो आपको बताना है, कि 80 जब आप एक से 80 तक की संख्याओं का गुणा करते हैं, तो आपसे पूछता है कि इसमें कितने 3 आएंगे, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी वैल्यू पूछता है तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू देता है, तो 80 80 हो जाएगा, जी नमस्कार। 80, ठीक है, जब आप 80 को आपको पता लगाना है कि भाई 80 तक, 1 से 80 तक गुणा करने पर कितने फैक्टोरियल आएंगे, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, मतलब 80, अगर हम 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये कहां तक जाएगा, 80 तक गुणा होगा, 80 तक गुणा करने पर कितने 3 आएंगे, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि इसको क्या करेंगे, हम 80 ले लेंगे, और 3 की घात पूछा है, कितनी पूछा है, कितने 3 आएंगे, कितने 3 आएंगे, तो हमें पता लगाना है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, और हमेशा हमें क्या करना है, भागफल पे फोकस करना है, शेषफल को पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, भागफल पे फोकस करना है, शेषफल पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से,
3 से डिवाइड हो गए तो 3 से कटेगा 2 बार, 26, 26 से 78। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार होगा, 8 बार। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार। अब डिवाइड होगा क्या 3 से, नहीं होगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, सेकंड वाले से लेना है। कहाँ से, सेकंड वाले से। सेकंड वाले से लेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें 1 से 80 तक गुणा करने पर अंकों को कितने 3 आएंगे, तो 26 और 2 28, 28 और 8 कितना होगा, 36। यानी कितना हो जाएगा, 36 3 होंगे। 1 से 80 तक संख्या में गुणा करने पर कितने की पावर आ जाएगी, 3 पे, तो 80 36 की पावर आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है कि 100 फैक्टोरियल में गैर शून्य अंकों के दहाई और कुल कितने शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे ये पूछा है, दहाई और कितने शून्य आएंगे। दहाई और शून्य आने का मतलब क्या है कि भाई देखो, जब हम इसे गुणा करेंगे, ठीक है, दहाई और शून्य आने का मतलब क्या है कि जैसे आपने 2000 लिया, 2000 में दहाई के और शून्य मतलब ये आगे शून्य, यही यही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, यही कि कितने जीरो आएंगे। ठीक है, अब जीरो, कितने जीरो आएंगे, तो जीरो कैसे बनता है भाई, जीरो आपको पता है, जीरो बनता है 10, 10 से होता है। तो 5 इंटू 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, तभी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। तभी आएगा आपका जीरो आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान से समझना है। 1 से फैक्टोरियल कहाँ तक गुणा करेंगे, 100 तक, और इसमें बताने हैं कि हमें कितने जीरो आएंगे। तो जीरो किससे बनता है, तो जीरो बनेगा आपका 5 इंटू 10 से, 5 इंटू 2 से करेंगे 10, और तभी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। मतलब आपको हमेशा जीरो लाने के लिए, 10 लाने के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको, एक 5 चाहिए और एक क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर हम 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, और ऐसे गुणा कर रहे हैं कहाँ तक, 100 तक, तो आपको पता है कि 2 नंबर छोटा है, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, 2 आएगा। मगर जितने 2 आएंगे उससे तो 100 उससे तो 10 बनेगा नहीं। 10 किससे बनेगा भाई, कम से कम एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, तब जाके बनेगा। अगर मान लो दो कितने हैं, दो है आपके पास 100, और 5 कितने हैं, 5 है आपके पास 85। तो देखो भले ही दो ज्यादा हो, बट उससे 10 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जितने 5 होंगे उतने ही हम 2 लेंगे। हमने लिया 5 कितने, 50 बार, 2 भी कितने लेंगे, 50 बार, तो जीरो भी कितने बनेंगे, 50 बार ही बनेंगे, है ना। तो ऐसा ही लेना है आपको। ठीक, तो कर लेते हैं भाई, हम देख लेते हैं कि 100 तक कितने 5 आएंगे। जितने 5 आएंगे उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर 100 में कितने 5 आएंगे, तो 5 से डिवाइड किया कितनी बार होगा, 20 बार। 5 से डिवाइड किया कितनी बार होगा, 4 बार। और कुछ और आएगा क्या, नहीं। तो इसमें 100 तक गुणा करने पर कितने 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 5 आएंगे, तो सिर्फ 24 5 आएंगे। कितने आएंगे, सिर्फ 24 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 5 आएंगे होंगे। अगली बात समझ में सभी को। अगर दो निकालोगे तो दो तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, दो भी निकाल के बता देता हूँ। जैसे 100 हो गया, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 50 बार। फिर कितने बार जाएगा, फिर जाएगा 25 बार। फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा एक बार और 2 बार। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो दो देखो, इतने सारे दो आ रहे हैं, तो इतने सारे जीरो तो बनेंगे नहीं। हमेशा किस पे फोकस करना है हमें, 5 पे। जब भी जीरो की बात करेगा, 10 बनाने के लिए जितने 5 आएंगे उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दो तो बहुत ज्यादा नंबर में आ जाएंगे, 24 बार। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका एससीएफ है, तो एससीएफ हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।